भारत शासन अधिनियम 1919। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत शासन अधिनियम 1919 से जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं वो बताने जा रहा हूँ ऑडियो लेक्चर में। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की उनकी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। पॉइंट नंबर 2, इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर को, आरक्षित विषयों पर गवर्नर पालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी शब्द डायआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। पॉइंट नंबर 3, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। पॉइंट नंबर 4, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पॉइंट नंबर 5, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। पॉइंट नंबर 6, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर संपत्ति सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी कि पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। पॉइंट नंबर 7, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। पॉइंट नंबर 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पॉइंट नंबर 9, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। पॉइंट नंबर 10, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद
जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब मैं वन लाइनर में आता हूँ। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919। वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के एक्ट द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। धन्यवाद।